एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था जो भूगोल का है ना। भूगोल के जो पाठ्य पुस्तक है 10th क्लास की, उसका नाम है, उसका चैप्टर 3 है, उसका जो है जल संसाधन, इसका टाइटल है, विषय है पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहला देने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज में। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बचता था। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन चौथाई धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाले योग्य अलवड़ी जल का अनुपात बहुत कम है। यानी कि जो आपका फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है। यह अलवड़ी जल हमें सतही अफवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ये जलीय चक्र है। अब जलीय चक्र क्या होता है? एक बार क्या हुआ, इधर देखते हैं। जलीय चक्र, बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये कहाँ आया? नदियों से सागरों में गया, झरनों से सागरों में गया, सागर से फिर जाकर जो यहाँ पर आया, उसका क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण हो गया जब, उसके बाद पुनः यह कहाँ गया? बादल बने, फिर ठंडा हुआ, फिर ये बारिश हुई, फिर नीचे आए। तो क्या एक तरीके का ये जल चक्र है। तो जल चक्र, सारा जल चक्री जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है। अब बात करेंगे, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों की होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती इन पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षों की वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसल के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके सामने 3 चित्र बने हुए मिलेंगे, जिसमें कि एक है, पहला यहाँ पर एक बच्चा जो है टैप से पानी भर रहा है ना, टंकी से। तो इसके चारों तरफ यहाँ पर पानी जल जमाव हुआ है। ये जल जमाव क्यों हुआ है? क्योंकि कोलकाता में हैवी डाउनपोर हुआ है, यानी कि बहुत अत्यधिक अतिवृष्टि हुई है,
जिसके कारण ये चारों तरफ पानी जम गया और ये बच्चा पीने का पानी निकाल रहा है ना। तो वहाँ पर लगभग 180 mm रिकॉर्ड की गई। ये दूसरा जो चित्र है, यहाँ पर क्या जम्मू और कश्मीर में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की समस्या हो गई और ये महिला पानी लेकर जा रही। यहाँ पर आप तीसरे उसमें देख रहे हैं कि पानी की जहाँ पर समस्या है, जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर ये लोग लाइन लगाकर पानी लेने के लिए खड़े हुए हैं। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए इस पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के अब खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मतलब यहाँ पर आपको 3 चीजें देखने को मिल रही है ना। ये सारी की चारी क्या है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर भौम जल स्तर गिरा तो पानी की कमी आ जाएगी, जब पानी की कमी होगी तो क्या होगा? वहाँ पर उत्पादन कम होगा और जब उत्पादन कम होगा तो भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलावड़ी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसका काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना भाग? 22%। किससे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और संख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की। ओके, आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता, क्वालिटी क्या है, खराब है, के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। यानी कि ये समय की मांग है, यहाँ पर जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना जरूरी है। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्र को निम्नीकृत यानी डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधन के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है यानी और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में। स्रोत द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज है ना,
रिवर प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, यह एक हमारे सामने प्रश्न है। पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों पर बांध बनाए हैं। यहाँ पर बात करेंगे प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। ओके, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग, ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट प्रकार का तालाब बनवाया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फोटो में हीराकुंड बांध दिया हुआ है। तो बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। यहाँ पर देखते हैं बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल का वर्गीकरण की संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बड़े और बांध कई कारणों से निरीक्षण और विद्युत के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। नदियों पर बांध बनाना और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों व भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में कर देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध पर्यावरण आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन,
और टेरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं के विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसीलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक कविता दी गई हुई है जो दामोदर घाटी के क्षेत्र में गाया जाता है। जो शोक की नदी है, तो दामोदर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, जो कि वहाँ का शोक कहा जाता है। तो देखते हैं क्या है। हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, ना उसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह एक लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। यानी ये नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके ही सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः अरिहंत के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं, हमें ही क्यों देश के लिए कुर्बानी देने के लिए चुना गया। स्रोत है इसका एस शर्मा, बेली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ए बाविस्कर 1995 से उद्धृत। क्या जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, MP, गुजरात और राजस्थान ये क्या होंगे? इनसे लाभान्वित होंगे। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गांवों से सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल को आवश्यकता पूर्ति करेगी। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा का गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने से हुई है। यानी कि यहाँ पर कौन कौन हैं स्टेट? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 राज्यों के बीच में क्या है? कृष्णा गोदावरी विवाद स्टार्ट हो गया। इससे इन राज्यों पर पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा।
यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, मानचित्र है भारत का, हमारे प्यारे भारत का। मुख्य नदियाँ एवं बांध इसमें दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर आपको बांध देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर आप जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर क्या है, लद्दाख। ये दोनों यूटी है करंट टाइम में। यहाँ से सिंधु नदी बहती हुई जा रही है। ये सलाल प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर आपको चेनाब नदी पर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर भाखड़ा नागल है, तो ये दिखाई देगा टिहरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नरोरा उत्तर प्रदेश, है ना, कोटा बैराज, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध, और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। गोदावरी पर नदी पर भी एक है, कोयना कृष्णावती नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन सागर, हीराकुंड महानदी पर, रिहंद बांध, तिलैया, कोनार, पंचेत, मैथान, ये सारे के सारे डैम हैं। आपको इनको देखना है कौन सी किस नदी पर है और लिखना है अपने नोटबुक में। मेट्टूर कावेरी नदी पर, पेरियार नदी पर। ये मुख्य नदियां और बांध हैं हमारे यहाँ। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बाढ़ के बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। यहाँ पर एक आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है फ्लड्स। देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए। कहाँ कहाँ बाढ़ हुई। यहाँ पर एक हेडलाइन दी हुई है, हैवी रेन ड्रोन्स कोलकाता, है ना। यहाँ पर 2 चॉपर हैं, ये यहाँ पर द राइड ऑफ हिज लाइफ। अब यहाँ पर बात करेंगे फ्लड यानी बाढ़ में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, दिया हुआ है कि सबसे पहले आप यहाँ पर रेडियो सुनते रहें और वहाँ पे मौसम का हाल जानते रहें, और जिस मौसम में क्या दिया होगा आपको, बाढ़ की वार्निंग चेतावनी दी जाएगी, और ये जो जानकारी है दूसरों को भी प्रेषित करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि आप फैमिली के लिए एक इमरजेंसी किट तैयार करें, जिसमें आपका एक पोर्टेबल रेडियो हो, आपके पास टॉर्च हो, है ना, बैटरी हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, एसेंशियल यानी जरूरी जो दवाइयाँ हो, ORS हो, और सूखा खाना हो, पानी हो, माचिस हो और कैंडल्स हो। कीप हरिकेन लैंप आपके पास होनी चाहिए, एक रस्सी होनी चाहिए, रबर ट्यूब होनी चाहिए, एक छाता होना चाहिए, बैम्बू स्टिक होनी चाहिए जो कि अपने घर में रखें, है ना। ये क्या कर सकती हैं, आपकी सहायता कर सकती हैं। आप अपने कैश को यानी कि पैसों को और ज्वेलरी के सामान को और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित जगह पर रखें, अगर ये पॉसिबल होता है तो। इफ देयर इज अ फ्लड, move along with your family members and cattle to safe areas like relief camps, evacuation centers। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे फ्लड आए तो आप अपने परिवार को लेकर जो सरकार के द्वारा बनाए गए केंद्र हो वहाँ पर पहुँच जाएं, और अपने कैटल यानी जानवरों को भी ध्यान दें, जो शेल्टर बनाए गए वहाँ पर जाएं। आप अपने घर की सारी लाइट और बत्ती बुझा देंगे और गैस कनेक्शन को बंद कर देंगे, तभी घर को छोड़ेंगे। ड्यूरिंग फ्लड यानी बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए, उस समय आपको पानी में क्या नहीं करना चाहिए, एंटर नहीं करना चाहिए। आप पानी में नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि ये खतरे का हो सकता है। आप अपने बच्चों को बाढ़ के पानी के आसपास खेलने नहीं देंगे। स्टे अवे फ्रॉम सीवेज यानी कि आप नालियों से दूर रहेंगे। बी केयरफुल ऑफ स्नेक, सांप और तरह तरह के जीवाणु कीटाणु जीवों से आप सतर्क रहेंगे। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल यानी कि आप जो बिजली के खंभे हैं उनसे अलग रहेंगे। डोंट यूज वेट इलेक्ट्रिक
अप्लायंसेज। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का गीला जो विद्युत से चलता हो, इस प्रकार कोई उपकरण इस्तेमाल नहीं कर। आप पीने के पानी का क्या करेंगे, उबालेंगे और फिर उसको पिएंगे। कीप ऑल ड्रेन्स गटर्स नियर योर हाउस क्लीन। आप अपने घर के आसपास के सारे गटर्स को साफ और स्वच्छ रखेंगे। स्टेगनेशन है ना। फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, यूज ब्लीचिंग पाउडर एंड लाइम टू डिसइंफेक्ट द सराउंडिंग। आप ब्लीचिंग पाउडर और लाइम स्टोन का जो भी पाउडर होगा उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप अपने क्षेत्र को, आसपास के एरिया को क्या कर सकें, डिसइंफेक्ट कर सकें। वर्षा जल संग्रहण बात करेंगे अब। तो बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और वर्षा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा यहाँ पर दिया हुआ है, लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। यानी कि जो खेतों में गड्ढे किए जाते हैं उनको जैसलमेर में क्या बोलते हैं, खादीन, और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ बोलते हैं। इधर आप देखे होंगे एक चित्र बना हुआ है, हैंडपंप से माध्यम से पुनर्भरण किया जा रहा है। यहाँ पर दिया, आर यू अ वाटर हार्वेस्टर दिस मॉनसून जॉइन अस इन काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.2 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग हो सकता है। अंग होता है, हिस्सा होता है, जिसे मुख्य या घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों से की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। घर से वर्षा का पानी इन नलों द्वारा होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाले वर्षा जल का संग्रहित किया जाता था। यहाँ पर कुछ दिया हुआ छत वर्षा जल संग्रहण, और यहाँ पर बच्चे जो है देखो, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर्सन है यहाँ पर, ये वाटर ड्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौद तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौद से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में जल का उपयोग किया जा सकता है। अब बात करेंगे टाका। टाका में वर्षा जल अपनी अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाले जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है।
प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य है, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। अब ऐसा कहेंगे क्यों रोचक है, तो जानिए, यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से कितना दूर है, मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर छत में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है ना इंटरेस्टिंग। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीत इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडातूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। ये नीचे चित्र 3.4 ऊपर में दिया हुआ था, वो आप फिर से जाकर देख सकते हैं। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक 50,000 मीटर जल का संग्रह और प्रयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा यह हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। फिर से एक रोचक तथ्य है, आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है ना, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। चित्र एक, पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये चित्र नंबर 1 दिया हुआ है। फिर चित्र 2 तथा 3 में आप देखेंगे कि बांस से निर्मित चैनल 2 और 3 निर्मित चैनल से पौधे के स्थान पर तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह उनकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र नंबर 4 पर देखेंगे कि यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना होता तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। चित्र नंबर 5 और चित्र नंबर 6 संकुचित किए हुए चैनल सक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन में पौधों की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न होंगे जो कि बहुवैकल्पिक है, इनको आपको करना आवश्यक है। जब आप इनको करेंगे तभी आप अपने ज्ञान को, जो भी अब तक आपने पढ़ा है उसके बारे में पूर्णतया मूल्यांकन कर सकेंगे। उत्तर आपको ही देना है। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। और यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं क अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ख अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ग अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, ग
कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, जिन निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? क, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल आती हैं जहां जल की कमी होती है। ख, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। ग, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जो कि फिर बहुविकल्पिक है। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। अच्छा, इसमें से आपको ये करना होगा। तो शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की। नदियों पर बांध बनाने और उनको एकत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। गुजरात में साबरमती बेसिन से सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अल्टीमेट ऑडियो बुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।